Hello viewers, welcome to Astro Intelligence videos. Today is 20th July. 20th July carries a very important mention in my life because this is my father's birth date. My father expired 8 years ago, but on this date हम सब भाई मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा करने का प्रयास करते थे जिससे हमारे फादर को खुशी मिले। गाड़ी लेनी है, आगे पीछे ना लेकर उस दिन ले ली, मकान लेना है उस दिन ले लिया और वो चीज़ उनको प्रेजेंट कर दी ताकि उनको अच्छा लगे, उनको खुशी मिले। और आज उनको याद करते हुए, क्योंकि आज अगर वो जीवित होते तो ही वुड हैव बीन 101 ईयर्स ओल्ड। सो आज उनकी याद में मैं उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ जिस पर मैं हमेशा नेगेट करता रहा, मना करता रहा। बहुत से दर्शकों ने कमेंट्स भेजे कि सर आप लॉन्जिविटी या डेथ के सब्जेक्ट पर वीडियो बनाइए, तो मैं उनको हमेशा आंसर यही करता था कि दिस इज़ नॉट ए सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द गॉड। ये परमात्मा का विषय है, ना बर्थ हमारे हाथ में है ना डेथ हमारे हाथ में है। सो जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है उसको डिस्कस क्या करना। मगर जब मैंने देखा लोगों की इंक्विजिटिवनेस तो है, ऑलमोस्ट हर इंसान जो अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट मुझसे दिखाता था, सबका क्वेश्चन एक होता था कि सर हमारी लाइफ कितनी है, लंबी है, छोटी है। सो मैंने सोचा कि आज इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने का प्रयास किया जाए। मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बर्थ और डेथ ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। सबसे पहले हम बर्थ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बर्थ कैसे होती है? बर्थ, अब आप जानते हैं, फीमेल एग एंड ह्यूमन मेल स्पर्म, इनके मिश्रण से ह्यूमन एम्ब्रियो बनता है और जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द लाइफ। बट उस कॉन्सेप्ट में अब आप देखिए कि कितनी एम्बिग्विटी है, कितनी ज़्यादा, अगर हम कहें बहुत मिनिमम परसेंटेज, very very minimum percentage, there are millions of sperms which fight for fertilization। अब आप देखिए वो मिलियन के मिलियन जो स्पर्म्स होंगे सब एक ही कैरेक्टर्स के तो हो नहीं सकते। एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, देन जब वो फर्टिलाइजेशन होती है देन ह्यूमन एम्ब्रियो बिकम्स, और वी कैन से दिस थिंग कि लाइफ वहीं से शुरू होती है। सो स्टार्ट से ही लाइफ इज ए वेरी अनसर्टन प्रोसेस। हम ये नहीं कह सकते कि ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर ही देगा। नोबडी कैन से विद श्योरिटी, अनसर्टेनिटी है। मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांसमेंट करी, टेस्ट ट्यूब बेबीज की तरफ चल पड़े हम। रिसर्चेस में भी अब आप देखिए डॉक्टर्स फर्टिलाइजेशन करते हैं आउटसाइड द वॉम, आउटसाइड यूट्रस, बट क्या उनकी हर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होती है? नो। काफी कोशिशों के बाद एक फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होती है। अब आप देखिए बर्थ का प्रोसेस कितना अनसर्टन है, चाहे वो यूट्रस के अंदर हो रहा है या यूट्रस के बाहर हो रहा है। सो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकती। इट इज ऑलवेज गिवन टू अस। बर्थ होती है, बर्थ मिलती है, जन्म अब ये प्रोसेस है, पिछले जन्मों का है, क्योंकि हम
शास्त्रों को मानने वाले हैं। अब जब चीज़ों को मान लिया जाता है तो बातें कुछ और होती हैं। जब हम अंडरस्टैंडिंग में और एक्चुअल रियलिटी में जाते हैं तब कॉन्सेप्ट्स और कॉन्टेक्स्ट ये दोनों बदलते हैं। जब सबको ये समझ में आ गया कि ये एग और स्पर्म के मिलन से फर्टिलाइजेशन होती है और इसमें अनसर्टेनिटी फैक्टर है, लोगों ने इस सब्जेक्ट पर अब बात करना बंद कर दिया कि नाउ दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स और द साइंटिस्ट, यानी कि वो साइंस का प्रिव्यू हो गया। जो पिछले वीडियो से मैं आपको कह रहा हूं कि हम सबको मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि हम एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र को एक साइंस में कन्वर्ट कर दें, बेस्ड ऑन रीजंस, बेस्ड ऑन लॉजिक्स, बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, जिसमें जो मैं बोलूंगा वो ही आप बोलोगे, जो आप बोलोगे वो ही सब बोलेंगे, मतलब एक आवाज, क्योंकि फंडामेंटल्स डिफरेंट नहीं हो सकते। जब इस चीज का हमें समझ में आ गया कि बर्थ इज ए अनसर्टन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी बट फर्टिलाइजेशन के बाद भी क्या सर्वाइवल है? अब आप देखिए, ये जो अनसर्टेनिटी है, यहीं से बर्थ का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं हमारे परव्यू से बाहर निकल जाता है साइमल्टेनियसली। अब हम बात करते हैं डेथ की। अब डेथ के बारे में हजारों तरह की एजम्पशंस लगाई गई है। हर ऑथर्स, रिसर्चर्स अपनी तरफ से प्रयास करते हैं उस मिस्ट्री को ढूंढने का, उन चीजों को ढूंढने का कि कहीं से हमें वो चाबी मिल जाए जहां से हमें यह पता लग जाए कि नाउ दिस इज द टाइम फॉर डेथ। ठीक है, कुछ लोग जो थोड़े से समझदारी की बात करते हैं वो ये कह देते हैं कि हमें इस प्रिव्यू में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस इज ए डिवाइन सब्जेक्ट और परमात्मा के सब्जेक्ट में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं। ये यहां तक बात कि अच्छी बात नहीं, इट्स ओके, बट जानने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश तो की जा सकती है। जैसे बर्थ अनसर्टन है, हो सकता है कि उस जानने के प्रोसेस में हम सक्सेसफुल हो जाएं और यह भी हो सकता है कि हम सक्सेसफुल ना भी हो जाएं, बट एफर्ट हैज टू बी डन, कोशिशें करते रहना चाहिए। और आज के वीडियो में मेरा प्रयास यही होगा कि मैं आपको कुछ डेथ के प्रोसेस या लॉन्जिविटी के प्रोसेस के बारे में कुछ मिस्ट्रीज को अनवील करने में सक्सेसफुल हो जाऊं। सबसे पहले मैं आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र के प्रव्यू में लेकर जाना चाहूंगा, जिस चैप्टर में ऋषि पराशर ने लोगों को डेथ के बारे में समझाया। पहला जो श्लोक है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं। वो है, साधु पृष्ठम त्वया विप्र जनानाम च हितेच्छया कथ्याम आयुषो ज्ञानम दुर्गेयम यत सुरैरपि। अब आप देखिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अब आपको पढ़ के ही सुना देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि इस श्लोक में कहा क्या गया है। In the above shloka, Sage Parashara says that he is telling about longevity of a native, which is difficult even for devtas. Surerapi, devtaओं के लिए भी it is a very difficult subject with the intention of benefiting mankind. अब आप देखिए, ऋषि पराशर ने कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को नेगेट कर दिया कि इस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि देवताओं के लिए भी यह सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। क्यों? रीजन भी उन्होंने दे दिया कि ह्यूमन काइंड, मैन काइंड के बेनिफिट के लिए। क्योंकि अगर आपको बता दिया जाए कि आपकी डेथ फला दिन, फला मिनट, फला सेकंड पर होगी, तो हो सकता है कि जिस एंथुजियाज्म से आप अपने लाइफ के कार्य कर रहे हो, आपकी एंथुजियाज्म डाई डाउन हो जाए, आपकी साइकोलॉजी एकदम से छिन्न भिन्न हो जाए, आप डिफरेंट तरीके से सोचने शुरू हो जाओ और आपकी लाइफ एक रोबोटिक लाइफ बन जाए।
क्योंकि जब हमें इस चीज़ का एक क्वेश्चन मार्क होता है कि शायद हम 100 साल जिए, शायद 60 साल जिए, शायद 70 साल जिए, शायद सुबह उठेंगे, शायद सुबह नहीं उठेंगे, ये जो शायद का वर्ड है, ये शायद हमें जीवन की इच्छा देता है, जीवन की उमंग देता है। और शायद इसी वजह से ऋषि पराशर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि विप्र का मतलब है कि जो जानने वाले ज्ञानी लोग हैं, उनके लिए भी ये जो ज्ञान है ये दुर्गेय है। अब थोड़ा सा इसी चीज को मैं और आगे डिटेल कर सकता हूं। फॉर लॉन्जिविटी सम लर्नेड एस्ट्रोलॉजर्स प्रेज योगास एंड अदर्स ऑपरेटिंग दशा पीरियड्स। दे से विदाउट these even the munis are also not able to predict longevity। ये सर्वचिंता मुनि जो किताब है, रिस्पेक्टेबल बुक है, ये मैं उसमें से पढ़ के जो वो श्लोक था उसका जो शाब्दिक अर्थ, जो ट्रांसलेशन है, वो आपको बता रहा था। अब आप देखिए, बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी यही बोल दिया गया, चिंतामणि ने भी यही कह दिया। अब आप देखिए, अगर उन्होंने ये कह दिया, हम जैसे नॉर्मली एज्यूम करते हैं चीज़ों को, उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि इससे जीवन जीने की उमंग खत्म हो जाएगी, इस वजह से इस सब्जेक्ट को देखना नहीं चाहिए। मगर जैसे ही ये चैप्टर आगे जाता है, उन्होंने सब्जेक्ट को गोल घुमा दिया। कैसे गोल घुमा दिया? उन्होंने कहा डेथ के ऊपर आप बात मत करो, बट लॉन्जिविटी आप जान सकते हो, जीवन की लेंथ कितनी है ये आप जान सकते हो। अब आप बताइए, लॉन्जिविटी या डेथ, बात तो एक ही है। एक तरफ उन्होंने मना किया और दूसरी तरफ लॉन्जिविटी जानने का उन्होंने हमें, जो उनके हिसाब से था, वो उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया। वो भी हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊं। मगर सबसे पहले हम एक फंडामेंटल्स की बात करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास हमेशा लॉजिक की बात करने का होता है, सो दैट ये डेथ का सब्जेक्ट भी एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, लॉन्जिविटी भी साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अब आप एक एक प्लैनेट को देखिए। हम प्लैनेट के कैरेक्टर्स को एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं, कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट बुरा है, कौन सा प्लैनेट ज़्यादा अच्छा है, कौन सा प्लैनेट ज़्यादा बुरा है। अब आप देखिए, यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स को हम बाधक कह देते हैं, कुछ प्लैनेट्स को हम मारक कह देते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ एम्बिग्विटीज़ आपके सामने रखूँगा, जहाँ से आपको समझने में आसानी होगी कि सब्जेक्ट को कैसे जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता। अब आप एक एक प्लैनेट की शुरुआत करिए। सबसे पहले फर्स्ट हाउस लॉर्ड, दैट इज मार्स। अब आप देखिए, पिछली वीडियोस में मैं भी आपको बता चुका हूं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ऋषि पराशर ने मार्स को क्यों बनाया। फर्स्ट हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट हाउस क्या है? आप हो, यानी कि जन्म के प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऋषि पराशर ने मार्स की हेल्प ली, मार्स को फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बना दिया। और मार्स आप जानते हो डिफेंस का कार्य भी करता है, और मार्स अटैकर भी है, मार्स क्रूअल भी है, क्रूर भी है, क्योंकि कमांडर है, मगर मार्स डिजायर भी है। अब आप देखिए, जन्म की इच्छा है तो मार्स आपको, या जो आत्मा आ रही है उसको डिफेंड करेगा, ताकि वो उसका जन्म सही ढंग से हो जाए और वो लाइफ में प्रवेश कर जाए। सो यहां पर मार्स का रोल बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। मगर वो ही मार्स ऋषि पराशर ने 8th हाउस का लॉर्ड भी बना दिया। अब 8th हाउस को हम लॉन्जिविटी का हाउस कहते हैं। एक जगह जन्म को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाया गया और दूसरी तरफ डेथ को फैसिलिटेट करते हुए दिखाया गया। अब आप देखोगे कि कंफ्यूजन्स हैं, एम्बिग्विटी है। इसी एम्बिग्विटी को समझना ही एस्ट्रोलॉजी है। अब आप देखिए, जो चीज जन्म दे सकती है
वही चीज मृत्यु प्रदान भी कर सकती है। ये हर चीज के ऊपर है। भोजन, फूड आपको जीवन देता है, और वही भोजन ज्यादा खा लिया जाए तो वही भोजन आपसे उसी जीवन को लेने में भी सक्षम हो जाता है। ये अकेला मार्स का सिद्धांत नहीं है, ये ऋषि पराशर ने इसके माध्यम से एक चीज समझाने का प्रयास किया है। वो क्या है? अब आप देखिए कि जो आत्मा है जहां से आती है वहीं पे चली जाती है। यानी कि मार्स जन्म देने में अगर हेल्प करता है तो मार्स डेथ में भी ये हेल्पफुल है। अब आप और समझिए, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड मार्स है, 8th हाउस ऑकल्ट का हाउस है, 8th हाउस साधना का हाउस है। अब साधना और ऑकल्ट में भी लॉर्डशिप मार्स की ही है। अब आप साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो उसमें भी जो इच्छा चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए, जो डिफेंसिव एनवायरनमेंट चाहिए, या जो ऑब्स्टेकल्स उस यात्रा में आएंगी उनको दूर करने वाला चाहिए, वो सभी कार्य मार्स को दे दिए गए। अब आप देखिए, जन्म में भी मार्स हेल्पफुल, साधना यानी कि जो टेम्परेरी डेथ है उसमें भी मार्स हेल्पफुल, और अगर आप मृत्यु की कामना कर लें, मन बना लें कि अब हमने इस शरीर को छोड़ना है, अब हमने जाना है, तो वहां भी मार्स का रोल आएगा ही आएगा। ये था फर्स्ट प्लेनेट के बारे में। अब और कौन कौन से प्लेनेट डेथ या लॉन्जिविटी को बता सकते हैं, हम उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा ऐसा प्लेनेट जो लाइफ के बारे में बताता है, दैट इज शनि, सैटर्न। क्योंकि शनि का दूसरा नाम काल भी है। काल का मतलब डेथ भी है और काल का मतलब टाइम भी है, समय भी है। अब आप देखिए, जो शनि काल समय बताता है वो ही शनि मृत्यु कारक भी हो सकता है। क्योंकि किसी आत्मा के लिए जब काल यानी कि समय खत्म हो गया तो वो मृत्यु का समय हो गया। आप लाइफ को जीवन के माध्यम से देखेंगे तो लाइफ चलती हुई है, जीवन के खात्मे से देखेंगे तो वो काल हो गया। लॉन्जिविटी और डेथ, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। और यहां पर शनि को क्योंकि नाम ही ऋषियों ने काल दे दिया, देन उसको तो वो फिर कार्य करना ही है। और अब आप देखिए इस प्रोसेस में शनि का रोल कहां होता है। शनि क्योंकि रात का देवता है, मैक्सिमम बीमारियां रात को आती हैं, और शनि सबसे बड़ा मारक प्लेनेट बोला गया है। इसको आप एजम्पशन भी कह सकते हो, क्योंकि अब इन चीजों के बारे में अभी कोई हार्ड फास्ट फंडामेंटल्स तो बने नहीं, एजम्पशंस हैं। हम उसी शनि को कर्मदाता, कर्म फलदाता मानते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा डीप बात समझाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा जन्म है, ये जो हमारी लाइफ है, लाइफ इटसेल्फ इज ए कर्म, और लाइफ के कर्म का कर्म फल डेथ है, तो वो भी शनि के प्रव्यू में ही आएगा। यानी कि लाइफ भी शनि के प्रव्यू में आ गई और डेथ भी शनि के प्रव्यू में आ गई। अब आप देखिए, पहले मार्स, उसके बाद शनि, इन दोनों के रोल कहीं ना कहीं सही होते हुए दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। अब तीसरा प्लेनेट, उसकी बात करते हैं, वो है केतु, जो डिसोशिएटिव प्लेनेट है, डिसोसिएशन देता है। अब डिसोसिएशन किसी चीज से हो, किसी इवेंट से हो, साइकोलॉजिकल इवेंट से हो सकती है, या आत्मा ही शरीर से डिसोशिएट होना चाहे, विलफुली, एक्सीडेंटली। डिसोसिएशन तो डिसोसिएशन है। आत्मा का
डिसोसिएशन बॉडी से होना, दैट इज ए डेथ। सो साधना में भी केतु का रोल आएगा और डेथ में भी केतु का रोल आएगा। डिसोसिएशन तो है। और अब मैं उन प्लैनेट्स की बात करूंगा, आपको समझाऊंगा कि जो प्लैनेट्स एक्चुअल में लाइफ देने वाले हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आत्मा की, क्योंकि बर्थ किसको मिलती है? आत्मा को मिलती है। और आत्मा को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सन से बताया गया है। सन आपके फादर भी बोला जाता है और सन आपकी आत्मा को भी बोला जाता है। अब आत्मा है तो लाइफ है, मगर डेथ में आत्मा को तो जाना है ना। देन सन हैज टू बी देयर, सन हैज टू बी इन्वॉल्व्ड। सन की इन्वॉल्वमेंट तो आएगी। अब जन्म के साथ जो आत्मा के सबसे नजदीक कोई चीज होती है, जो आत्मा को सबसे फर्स्ट पार्टनर, सबसे फर्स्ट एसोसिएट के रूप में मिलती है, वो है मन। और मन आप जानते हो कि ज्योतिष में उसको चंद्रमा बोला जाता है। यानी कि अब आप देखिए, शास्त्र बार बार, जिस मर्जी शास्त्र को आप उठा लीजिए, वेद उठा लीजिए, जितने पुराण जो भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, सब यही कहते हैं कि मन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है जीवन को चलाने के लिए। मन है तो जीवन है, मन है तो कार्य है, मन है तो कर्म है, मन है तो लाइफ है। अब मन ही नहीं होगी तो लाइफ कहां से होगी? एज ए डॉक्टर ये बात हम आपको बहुत क्लियरली बता देते हैं कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ठीक नहीं करता, इंसान का मन अपने आप को ठीक करता है, तब वो ही मेडिसिन्स बॉडी को हेल्पफुल हो जाती है। आप जितनी बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन किसी को दे दो, अगर पेशेंट ठीक होने का पेशेंट का मन नहीं है तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। ये तो एक छोटी फेज की मैंने बात करी। यानी कि मन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, लाइफ को चलाने में भी और लाइफ को लेकर जाने में भी। बहुत से लोग इच्छा मृत्यु ले लेते हैं, बहुत से लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, और बहुत से लोग लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करते हैं। ये सब मन से संचालित होता है। सो लाइफ या डेथ, इन दोनों सब्जेक्ट्स में मन को तो होना पड़ेगा ही। विदाउट मन ना लाइफ हो सकती है, ना ही डेथ हो सकती है। क्योंकि आप अपने बुजुर्गों को देखते हो, वो अनाउंस कर देते हैं कि बच्चों अब हमारा जाने का समय हो गया, क्योंकि अब हमारा मन है कि अब चला जाए। अब आप देखिए, वो भाषा भी वही इस्तेमाल करते हैं कि अब हमारा मन हो गया जाने का, क्योंकि ये चीज हमने अपने फादर की लाइफ में, जब उनका डेथ नजदीक था, हालांकि वो कहते थे, खुशी से कहते थे कि मैं 100 ईयर्स कंप्लीट करके जाऊंगा, और जब उन्होंने हमसे बात करी कि बेटा अब मन करता है कि अब चला जाए, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप तो कहते थे कि मैं 100 साल की लाइफ पूरी करूंगा, अब क्या हो गया? वो कहते और कुछ नहीं, बस अब शरीर साथ नहीं दे रहा, सो मन करता है कि अब चला जाए। अब आप देखिए, जाने में भी मन का रोल कितना है। अब आप देखिए कितने प्लैनेट्स हो गए। सबसे पहले मार्स, नंबर 2 पे सैटर्न, नंबर 3 पे आत्मा, नंबर 4 पे मन, नंबर 5 पे केतु। अब आप देख लीजिए कितने प्लैनेट्स हैं जो ऑलरेडी जन्म और मृत्यु देने में सक्षम हो गए। अब अभी हमने और दूसरे प्लैनेट्स के रोल नहीं देखे। आप कहोगे कि सर ये वीडियो देखने के बाद तो हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, देयर इज नो क्लैरिटी एट ऑल। यही तो समझने की बात है, यही तो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं कि जो एस्ट्रोलॉजी आप लोग पढ़ते हो, एजम्पशंस पे बेस मत करिए, अंडरस्टैंडिंग पे आइए, उसको समझने का प्रयास करिए। जब आप समझोगे तभी आप जान पाओगे। मान सिंपली कि ऋषि पराशर ने ऐसे कह दिया तो ये ऐसे ही होगा,
आपने तो जाना नहीं, ऋषि पराशर को समझ थी, वो तो जानते थे। आप कैसे बिना जाने ऋषि पराशर की भावनाओं को, ऋषि पराशर के शास्त्र को लोगों को बता सकते हो, जब तक आपने जाना नहीं किसी चीज को। अब बात करते हैं और प्लैनेट्स की, जुपिटर की। अब आप देखिए, जुपिटर सबसे बढ़िया प्लैनेट माना जाता है। देवगुरु है, नॉलेज देने वाला है, नॉलेज के साथ वेल्थ नॉलेज से ही क्रिएट की जाती है, आप इस चीज को जानते हैं। सबसे ज्यादा देने वाला प्लैनेट कहीं ना कहीं जुपिटर ही होता है। मगर आप भी इस चीज को जानते हैं, और शास्त्रों में भी बार बार इस बात के बारे में बोला गया है कि जुपिटर बहुत सी राशियों में मारक होता है, और जहां पर जुपिटर मारक हो जाए वो बहुत भयंकर मारक होता है। अब आप देखिए, ये इसके पीछे कारण क्या है, इस चीज को समझिए आप। ज्ञान, ज्ञान बहुत अच्छी चीज है। ज्ञान से हम अपनी लाइफ बना सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही चीजें चलती हैं। मगर ज्ञान के साथ, अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज के बारे में समझाऊंगा कि ज्ञान, जब ज्ञान का इस्तेमाल उल्टा हो जाए। अब आप देखिए, एक धर्म कितने लोगों के जीवन को बदलने में सक्षम होता है, और वही धर्म जब थोड़ा सा रास्ता बदल देता है तो वो मिलिटेंसी की तरफ चल पड़ता है, और वही धर्म हजारों लाखों लोगों के लाइफ को लेने में सक्षम हो जाता है। ये तो मैंने मास लेवल पर बात करी, क्योंकि ये भी जुपिटर का सब्जेक्ट है। अब सिंगल लेवल पर, अभी पीछे दिल्ली में मास सुइसाइड्स हुई, एक फैमिली ने मास सुइसाइड किया। अब आप देखिए, ऐसे नहीं था कि वो फैमिली ज्ञानी नहीं थी, बहुत समझ थी, शास्त्रों की समझ थी, बहुत पूजा पाठ करने वाली फैमिली थी, मगर वही हुआ कि ज्ञान का इस्तेमाल उनका उल्टी तरफ हो गया। और जब ज्ञान का इस्तेमाल उल्टी तरफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि उनका जुपिटर मैलेफिक हो गया, जुपिटर एफ्लिक्टेड हो गया, जुपिटर रास्ता बदल गया। और जब जुपिटर मारक बनने पे आता है, वो अकेला अपने आप को नहीं मारता, वो तो समाज के लिए भी खतरा बन जाता है। अब आप इसी चीज को देखिए, उसी न्यूक्लियर एनर्जी से लाखों घरों में बिजली आ सकती है, और उसी न्यूक्लियर एनर्जी के एक एक्सप्लोजन से लाखों इंसानों की जान जा सकती है। ये जुपिटर है। अब उससे आगे चलते हैं, मरकरी। मरकरी तो सबसे शैतान प्लेनेट है। बुद्धि, बुद्धि सही रास्ते पर है, सब कुछ क्रिएट कर सकते हो आप, सब कुछ सीख सकते हो, लर्निंग, सीखना और उसका इस्तेमाल करना। और बुद्धि सटक जाए तो आता माजी सटक ली। तो सटकी हुई बुद्धि ये सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक हो जाती है, चंगेज खान, हिटलर बना देती है, और वही बुद्धि आपको बुद्ध बना देती है। अब आप देखिए, तो जो बुद्धि चंगेज खान, हिटलर, इदी अमीन, आप जितने मर्जी लोगों के नाम ले लीजिए, वो भी सटकी हुई बुद्धि का परिणाम था। सो मरकरी कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मारक प्लैनेट। अब आप देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी के एजम्पशंस की बात कर रहा हूं, जो हम एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र में पढ़ते हैं। अब प्लैनेट कौन सा बच गया? अब आप कहोगे कि सर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स तो हो ही गए, बच गया सिर्फ और सिर्फ वीनस। और आप जानते हैं वीनस के बारे में, वीनस तो देवताओं का राजा है, और देवताओं के प्रव्यू में हर तरह की नेगेटिव चीज़ें आती हैं, और देवताओं के माध्यम से इतनी डेथ्स आज तक कॉज हुई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। सो इन ए वे ऑल प्लैनेट्स कैन गिव डेथ। ये इन शॉर्ट मैं आपको बात करता हूं, दैट ऑल प्लैनेट्स कैन गिव यू डेथ, बट साइमल्टेनियसली ऑल प्लैनेट्स कैन गिव यू बर्थ ऑल्सो। अब आप प्लेटफॉर्म पे आइए,
इस चीज को, एक बात को आप स्पष्ट हो जाइए कि इसमें एजम्पशन नहीं रखनी। हर प्लेनेट अच्छे और बुरे रिजल्ट्स लेकर बैठा है। आज के दिन मैं ये आपको एक बहुत खास चीज समझाना चाहता था। आप YouTube उठा के देख लीजिए, सैकड़ों रिसर्चर्स, सैकड़ों स्पीकर्स आपको प्लैनेट्स के बारे में समझाते हैं। ये प्लैनेट अच्छा है, ये प्लैनेट बुरा इफेक्ट दे रहा है, ये प्लैनेट की ट्रांजिट आ गई, अब ये हो जाएगा, अब ये प्लैनेट का इफेक्ट आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि प्लैनेट्स अगर इम्पैक्ट करने लग गए फिर मन कहां जाएगा? प्लैनेट्स कभी इम्पैक्ट करते नहीं हैं। जितने दर्शक मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, आप इस बात को कैटेगोरिकली नोट कर लीजिए कि प्लैनेट अपने में अच्छे और बुरे रिजल्ट्स निहित करके बैठे हैं। सब में अच्छे भी रिजल्ट्स बहुत हैं और बुरे रिजल्ट्स भी हैं, क्योंकि हर चीज पॉजिटिव नेगेटिव का मिश्रण ही होती है। मगर ये अब हमारे ऊपर है कि हम उस प्लैनेट से क्या रिसीव करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं। और रिसीवर बनना और एक्सेप्टर बनना ये हमारे मन का कार्य है। सो ये लेबल कर देना कि फला प्लैनेट क्रूर है, फला प्लैनेट डेथ देने वाला है, ये प्लीज कहना बंद कर दीजिए। दिस इज ऑल अजम्पशन बेस्ड थिंग्स। एजम्पशंस पे एस्ट्रोलॉजी को मत चलाइए, फैक्ट्स के ऊपर आइए। और जब आप फैक्ट्स के ऊपर आएंगे तो वही प्लैनेट आपको लाइफ देता हुआ दिखाई देगा, अच्छी चीजें देता हुआ दिखाई देगा। तो डेथ और लाइफ ये प्लैनेट्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। और लाइफ की जितनी चीजें हैं ये प्लैनेट्स नहीं दे रहे। प्लैनेट्स तो एक सिंबल थे जो ऋषि पराशर ने यूज किए, उनके माध्यम से उन्होंने सब्जेक्ट क्रिएट करके हमें लाइफ के प्रोसेसेस को समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम ये कहें कि शनि ही बुरा है तो शनि तो बहुत अच्छी चीजें भी दे रहा है। जुपिटर बहुत बड़ा मारक है तो जुपिटर तो ज्ञान का कारक है, जुपिटर वेल्थ का कारक है, जुपिटर इतनी अच्छी चीजें दे रहा है। उसी केतु को हम बुरा कह देते हैं और वही केतु हमें साधना में हेल्पफुल होता है। अब आप देख लीजिए, कोई भी प्लैनेट ना वो अच्छा है ना वो बुरा है। प्लैनेट एक कंप्लीशन में एक चीज है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें पड़ी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या रिसीव करते हो, क्या लेते हो। अब आप देखिए, वो ही प्लैनेट आपके लिए डेथ दे देगा जब आप डेथ लेना चाहोगे तो। दिस इज एज सिंपल एज दैट। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो लाइफ है और डेथ है ये अभी इतनी जबरदस्त मिस्ट्री है कि इसको अभी अनलॉक नहीं किया जा पा रहा। हम लोग भी नहीं इसको अनलॉक कर पा रहे, क्योंकि स्टिल उस फंडामेंटल को पकड़ने में, उस चीज को अनलॉक करने में अभी भी स्पेस है, अनसर्टेनिटी है, लैक ऑफ नॉलेज है। बट लैक ऑफ नॉलेज से किसी के लाइफ को हम खराब करें तो ये कहां लॉजिकल है, तर्कसंगत है। तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारी नॉलेज अभी उस लेवल तक नहीं गई, हमें समझ नहीं आया कि डेथ क्या है। हाँ, किसी की डेथ देखकर, चार्ट को पीछे घुमाकर हम ये कह दें कि जी ये देखिए शनि मंगल और ये केतु की युति बन गई तो ये तो डेथ का कारण था ही था। पीछे बताना सबके लिए आसान है, मगर आगे बताना कि शनि मंगल और केतु की युति ये तो लाइफ में कई बार बनेगी, तो क्या हर बार वो डेथ का योग देगी? नहीं होता ऐसे। सो एजम्पशन से बाहर आइए। अननेसेसरी प्लैनेट्स का जो डर मन में बिठा के आप बैठे हुए हो उससे आप बाहर आइए। जब तक ये डर आपके मन में रहेगा आप चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख नहीं पाओगे। जब तक देख नहीं पाओगे तब तक आप समझ भी नहीं पाओगे, और समझने के लिए आपको आंखें भी खुली रखनी होगी, अपनी समझ भी विकसित करनी होगी और आपको मेहनत भी करनी होगी। ठीक है, शास्त्र हैं, शास्त्र हमारी हेल्प करते हैं, शास्त्र हमें डायरेक्शन देते हैं। शास्त्रों को बिल्कुल समझना है, शास्त्रों को पढ़ना है, क्योंकि क्यू लाइन्स तो हमें वहीं से मिल रही हैं।
और उन्हीं क्यू लाइन से हमें समझने का प्रयास करना है। मगर आज की इस वीडियो में आप कहोगे कि सर नॉर्मली कन्फ्यूजन्स आप क्लियर करते हो, इस वीडियो में कन्फ्यूजन्स हैं, और ये इसी वजह से कन्फ्यूजन्स हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जैसा ऋषि पराशर ने पहले सूक्त में कहा, पहले श्लोक में कहा कि ये परमात्मा का सब्जेक्ट है, ये देवताओं के लिए भी आसान नहीं है, तो हम इंसानों को उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, उसमें एंटर नहीं करना चाहिए, सिर्फ समझ। So, in a nutshell, there can be millions of opportunities in form of sperms for their capabilities for birth process in a lifetime, but life is a significant event to happen on a fixed date and time, and no prediction can be made for birth to happen despite presence of yogas or possibilities. Similarly, there are Marak planets and Marak possibilities, but they can cause death, cannot be said or predicted with certainty. All planets have positive and negative characters, but all positive or negative will happen in a lifetime. Nobody can say it with surety, as it is simply a possibility or an assumption. So, we, the astrologers, should refrain from making tall claims on these subjects. Birth and death will remain mystery and should be left for divine order.